करो। नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे और विराम चिन्ह में सामान्य जानकारी पढ़ी विराम चिन्हों की कि हमने कुल विराम चिन्ह पढ़ लिए। देखिए आप पूर्ण विराम, अच्छा अब किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, ठीक है, योजक, निर्देशक, विवरण, उद्धरण, प्रश्नवाचक, विस्मय, कोष्टक, रेखांकन, लोप, लाघव, त्रुटिबोध, तुल्यता, आवृत्ति, तिर्यक, अवग्रह, टीका सूचक और इतिश्री। ठीक है, कुल 21 विराम चिन्ह का हम अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है और किसके बारे में क्या बात हमें जाननी जरूरी है उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, और बाकी जो नहीं जाननी है, अनावश्यक है, उसको छोड़ देंगे। वैसे अधिकतर परीक्षा में प्रश्न यही आता है कि किस विराम चिन्ह को मतलब उसका चिन्ह कौन सा है, अधिकतर प्रश्न यही आता है। ठीक है, और बात आती है प्रयोग की। अच्छा, इसमें भी किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, यह भी जरूरी है। छोड़ना किसको, ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे पढ़ने के बाद एक को छोड़ना ही पड़ेगा। यहां से चलिए शुरू करते हैं हम। पहले लिखिए पूर्ण विराम, लिखिएगा, पहला लिखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, देखिए पूर्ण विराम का विराम चिन्ह कौन सा है, तो चलिए ये लिख लेता हम। वैसा आपको पता है विराम चिन्ह कौन सा है, लिखना चाहोगे तो भी लिख लीजिए आप। यह है ये खड़ी पाई वाला। देखिए ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं, नाम भी ध्यान रखना, हमें लिखना पड़ेगा। इसे खड़ी पाई भी कहते हैं, इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। यह एकमात्र विराम चिन्ह है जो हिंदी का है, बाकी सब के सब हमने अंग्रेजी से लिया है। यह ध्यान रखना, यह हमारे पास संस्कृत से आया है। ठीक है, मतलब हिंदी का विराम चिन्ह एक ही बोलते हैं, किसको, पूर्ण को। बाकी सब के सब कहां से आए हैं, बाकी सब के सब अंग्रेजी से लिया हमने। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये नोट आप नोट कर लीजिए अलग से इस बात को कि हिंदी का एक ही विराम चिन्ह है, कौन सा, पूर्ण। बाकी सब कहां से लिए, अंग्रेजी से हिंदी में लिए हैं। तो जैसा प्रयोग आप अंग्रेजी में करते हो वैसा वैसा आप हिंदी में कर सकते हो। कोई विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम का है तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है, अंग्रेजी वाले पढ़ लेना, हिंदी में काम आ जाएंगे, हिंदी में काम। पर हिंदी में वाक्य रचना अलग तरीके से होती है, इसलिए पूरे काम आते नहीं है। ठीक है, हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य रचना का तरीका हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो लिखिए आप। अब इसका प्रयोग कब कब करते हैं इस बात को देख लीजिए। देखिए प्रयोग करेंगे वो पहले पढ़ लेते हैं। पहली बात, देखिए समस्त, रुको, एक विचार की, रुकिए भाई, एक पूर्ण विचार की समाप्ति के बाद, एक पूर्ण विचार की समाप्ति के ठीक बाद, जब आपका एक विचार पूर्ण हो जाता है उसके ठीक बाद में किसका करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए पूर्ण विचार लिखा, एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये हमने वाक्य की परिभाषा में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ी थी परिभाषा। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो इसका मतलब है एक पूर्ण विचार की समाप्ति पर कौन सा आता है, पूर्ण विराम आता है। कौन सा आता है, पूर्ण विराम आता है। जैसे यहां सीधा ले रहा हूं, उधर ले रहा हूं। जैसे उदाहरण देखिएगा, देखिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये पूर्ण विराम है। ऐसी समाप्ति पर क्या आता है, पूर्ण विराम आता है।
महत्वपूर्ण इधर वाला है, देखिएगा अप्रत्यक्ष प्रश्नों के ठीक बाद, मतलब अप्रत्यक्ष प्रश्नों के ठीक अंत में कह सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में जैसे देखिए अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, अप्रत्यक्ष प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे कई बार हम ऐसे बैठ बात करते हैं, अब आपको क्या बताएं कि मैं क्या चाहता हूं, या चाहती हूं। कभी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं आता अब आपको क्या बताएं कि मैं क्या चाहता हूं, नहीं बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ये तो प्रश्नचिन्ह हो गया। देखिए ये आप क्या चाहते हैं, ठीक है, और इस तरीके से करते हैं, अब आपको क्या बताएं कि हम क्या चाहते हैं, क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, भले क्या आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या ये प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं है, मैं क्या चाहता हूं इसने, अब आपको क्या बताएं कि मैं क्या चाहता हूं, इसने प्रश्न नहीं किया, उसने क्या किया, अब आपको क्या बताऊं मैं जो मैं क्या चाहता हूं। अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं, ऐसा को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। तो लिखिएगा ये वाले, या एक नोट लिखिएगा आप, या एक नोट लिखिएगा। नोट इसलिए बता रहा हूं, देखिए प्रश्नवाचक और रुको प्रश्नवाचक प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों और प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों और विस्मयादिबोधक प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों और इच्छार्थक वाक्यों को छोड़कर शेष सब पूर्ण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कामता प्रसाद जी के अनुसार इच्छार्थक वाक्यों के अंत में भी क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। वे तो यहां तक कह देते हैं कि इच्छार्थक वाक्यों अंत में क्या लेकर आओ, पूर्ण विराम लेकर आओ। इच्छार्थक कैसे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहां पर आप क्या लेकर आओ, पूर्ण विराम लेकर आ जाओ। तो गुरुजी ने ये कहा है कि आप प्रश्नवाचक नहीं, केवल विस्मय शब्द को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या ले आओ, पूर्ण विराम ले आओ। प्रश्नवाचक नहीं कहता हूं मैं, उसको विस्मय सूचक चिन्ह की बात कर रहा हूं, पर हम यहां पर बिल्कुल कर सकते हैं, ला सकते हैं आप विस्मय चिन्ह। इच्छार्थक वाक्यों के अंत में विस्मय चिन्ह लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस ध्यान रखिएगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग कब नहीं किया जाता है, किन परिस्थितियों में नहीं किया जाता। यदि ऐसा आ जाए तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष प्रश्नों, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों और इच्छार्थक वाक्यों के अंत में
पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, सामान्यतः ये बात हम पढ़ते हैं। पर गुरुजी के अनुसार इच्छार्थक वाक्यों अंत में भी क्या कर सकते हो, पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो लिखिए आप। दो सौ नहीं, 194, 192, 198 तक भी जा सकते हो आप, 200 भी जला सकते हो। लाना ये नहीं लाना, आप क्या कि फल की इच्छा कर रहे हो, कर्म तो किए नहीं और परिणाम प्राप्त करने की बात कर रहे हो। कर्म तो किए नहीं और चाहते हैं कि परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, रास्ता ही गलत अपना लिया आपने। अरे परिणाम मिल जाएगा, पहले कर्म करो, अभी आप एक कर्म करने का वक्त है। लिख लिया आपने? किसी किताब में 700 वाक्यांश है, पढ़ने जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ने हैं, कोई देखना थोड़ी उनको, वो पढ़ने के लिए पुस्तक में दे रखे हैं। अभी आप लिखने का ध्यान दो यहां पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके, एक पूर्ण विचार की समाप्ति के ठीक बाद और अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, और प्रश्नवाचक और इच्छार्थक को छोड़कर शेष सब वाक्य में क्या करोगे, ये आएगा। तो ये आपके रामकहानी किसकी होगी, पूर्ण विराम की पूरी हो गई। इतना पढ़ लीजिए, कोई नोट्स मत पढ़ना, पूर्ण विराम के लिए आपके लिए पर्याप्त होगी। ये बात क्या होगी, पर्याप्त होगी। दूसरी बात देखिए, दूसरे में लिखिए अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम। अब देखिए अपूर्ण विराम इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे उपविराम भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि एक एक विराम चिन्ह के अलग अलग नाम मिलने वाले आपको, तो केवल पूर्ण अपूर्ण पढ़कर जाओगे वो आपको क्या देगा, उप विराम देगा। तो कम से आपको ये पता होना चाहिए किस विराम चिन्ह के कितने नाम हैं। आगे आएंगे 3-3 नाम मिलने वाले हैं, 2-2 नाम, 2-2 नाम तो मिल जाएंगे बहुत सारों के। ठीक है, किसी के 3-3 नाम मिलने वाले हैं। तो किस किस नाम से प्रश्न आएगा, यह उस परीक्षक पर निर्भर करता है, पेपर बनाने वाले पर निर्भर करता है कि कौन से शब्द का प्रयोग करता है। पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अलग से लिख लेना, भले ही जो चाहे वो कर लेना। देखिए अपूर्ण विराम के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात देखिए, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग आप आगे पढ़ने वाले हैं कौन सा निर्देशक, देखिए इसका प्रयोग निर्देशक चिन्ह, रुको निर्देशक ये वाला, और निर्देशक और विवरण। पहली बात है कौन सा, अपूर्ण विराम है कौन सा भाई, यही है अपूर्ण विराम। ये देखिए मैंने यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया है, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, इसलिए मैं ये बात पहले लिखा हूं, इसका प्रयोग निर्देशक और विवरण, विवरण चिन्ह कौन सा है, यह वाला है। ठीक है, निर्देशक और विवरण चिन्ह,
के स्थान पर भी किया जाता है। जैसे आप इसके स्थान पर भी कर सकते हो, और किन स्थितियों में करते हैं पहले देख लीजिए आप। जैसे कोई विषय की शुरुआत करते हो, विषय बिंदु लगाते हो, ठीक है। जैसे पहली बात देखिए, विषय की शुरुआत करते समय विषय के नाम के ठीक बाद, दो बात ध्यान रखनी होगी यहां पर आपको। विषय की शुरुआत करते समय विषय के नाम के ठीक बाद, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा आप, ठीक। बाद जैसे मान लीजिए हमने विषय लिख दिया संज्ञा, तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अब संज्ञा क्या लिखा, आगे क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे। संज्ञा लिखोगे या आप परिभाषा लिखोगे, या क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे। इनके साथ आप लिख सकते हो। या मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई बात हो तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किस प्रकार की बात, देखिए पहले संज्ञा लिखी आपने, दूसरी परिभाषा लिख दी, तो संज्ञा लिखोगे, संज्ञा के आगे जो भी लिखोगे आगे, अब आप बिल्कुल यहां से शुरू कर सकते हो, चीजों को यहां शुरू कर सकते हो। परिभाषा इससे शुरू कर सकते हो, पर परीक्षा में किस तरह से आता है, ये लिखित में नहीं आता है। वहां ये ध्यान रखना है कि किसी विषय की परिभाषा देनी हो तो परिभाषा शब्द के ठीक बाद में अब किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे, तो उसके ठीक बाद में, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, उसके ठीक बाद में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, उसके ठीक बाद में निर्देशक का प्रयोग कर सकते हो, उसके ठीक बाद में विवरण का प्रयोग कर सकते हो। पर विवरण का प्रयोग लगभग हमने क्या कर दिया, अब पूरी तरह से बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि विवरण चिन्ह में वास्तव में क्या आता है, अपूर्ण विराम और निर्देशक दोनों को मिलाकर प्रयोग कर रहे हो। जब ये पूरे पूरे अर्थ देते हो तो इसका प्रयोग क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं आजकल, विवरण चिन्ह का प्रयोग क्या कर दिया, कम कर दिया है, इसको अशुद्ध मानने शुरू कर दिया है। पर हो सकता है कि परीक्षा में दे तो हम क्या करेंगे, तो हमारा उत्तर कम से क्या जाना चाहिए, सही जाना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक और, जैसे मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है, इसने क्या लिखा है कि विवरण विषय की विषय के नाम के ठीक बाद। अब मान लीजिए कोई आप उल्लेख करते हो किसी बात का, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके 3 प्रकार हैं, देखिए विषय के प्रकारों उप प्रकारों का उल्लेख करते हो, 3 प्रकार हैं। अब इसके बाद में 3 प्रकार नाम लिखोगे, तब आप किसका लगा सकते हो, पूर्ण विराम का भी अपूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हो। मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, लिख देना भाई। दूसरी बात देखिए, यहां पर दूसरी बात ये कह रहा है, विषय की व्याख्या करते समय, विषय की व्याख्या में आने वाले उप प्रकारों आदि के ठीक पहले जैसे देखिए आप, देखिए संज्ञा के ये 3 प्रकार हैं, संज्ञा के ये 3 प्रकार हैं। अब आप ये लिख सकते हो बिल्कुल, और यहां पर क्या लिख सकते हो, लिख दिया आपने, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
और भाववाचक। इस प्रकार के बाहर लिखते हो कि संज्ञा के 3 प्रकार हैं। आप बिल्कुल क्या लिख सकते हो, इस विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, अपूर्ण का। जबकि हम अधिकतर किसका करते हैं, निर्देशक का प्रयोग करते हैं। यहां पर रेखा खींचते हैं, ह के ठीक पास में से निर्देशक का प्रयोग करते हैं। अरे त्रिलोक जी बेनीवाल, क्या है मतलब, आप पिछले 15 दिन से एक ही प्रकार का प्रश्न कर रहे हो, गलत प्रश्न कर रहे हो आप। आपको पढ़ा है, मेरे पर भरोसा नहीं है तो मत पढ़िए आप, ठीक है। छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए आप यहां से। जरूरी नहीं है किसी पिन को शत्रु पिन करो, यही परीक्षा पूछेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साफ कह रहा हूं, के शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगने पर के ही बनता है। क्या बनता है, के ही बनता है। अब मुझे मेरे ज्ञान को चैलेंज मत करिए, ठीक है। इस बात ध्यान रखिएगा, आप जो बता रहा हूं ना वो तथ्यात्मक है पूरी तरह से, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज के लिए, मैं इसका जिम्मेदार हूं। आप इस चीज को समझ नहीं रहे, मैं किसी प्रकार तुक्के के साथ नहीं पढ़ाता कोई बात, ध्यान रखिएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसी चीजें पढ़ाता हूं जो आपने सपने में सोची नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए आप और हकीकत में ये बात जानते हैं चित्र साहब, बाजार में बिकने वाली किसी किताब में चीज मिलती नहीं है, आधी दूर मिलती है। तो थोड़ा भरोसा रखिए। के कई प्रदेश है, गलत लिखा तो लिख दिया होगा के कई प्रदेश को। वामन शिवराम आपके शब्दकोश में लिखा हुआ, ये किसी को जानना हो तो जाकर शब्द रचना देख सकते हो आप, ठीक है भाई। और अप्रत्ययवाचक प्रत्यय के रूप में इसको आप यदि कोई किस चीज की तुलना करते हो कि भाई इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ, किसमें आपने ये लिखा है, किसमें लिखा, और मैं यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं तो मानकर चलिए मैं सही हूं अपनी जगह पर। गलत होता हूं तो तुरंत मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। इस बात को ध्यान रखिए आप, कि मेरी एक गलती आप पर भारी पड़ जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में कभी तो नहीं करूंगा, क्यों, मानवीय भूल सबसे होती है, मुझसे भी होती है। ऐसे 2-3 बार हमने ऐसा किया, हमें आपको पता होना चाहिए। एक निहारिका शब्द ने किया था, मैंने गलत लिख दिया था, वापस आकर सही भी करवाया था, रुको भाई, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा था, लेकिन जब तथ्यात्मक सही किया तो जो सही था उसको पढ़ा दिया आपको। देखिए, ये दूसरा प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। नाटक, संवाद, एकांकी, उपन्यास, एकांकी और उपन्यास, आदि लेखन में पात्रों के नाम के ठीक बाद नाम ठीक बाद, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, देखिए राम, देखिए राम, और मान लीजिए ऐसा आ गया लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण तुम यही ठहरो, तुम यहीं ठहरो, हो गया। अब देखिए राम ने कहा है पात्र राम, और लक्ष्मण, यदि इस प्रकार पात्रों की रचना कर रखी हो, ठीक है, हां, बड़े भैया, ठीक है। तो इस प्रकार जो पात्र आते हैं, पात्रों के नाम के ठीक बात किससे करते हैं, इसका आप इस बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहां से बनेगा, प्रश्न बनता है तो इस तरह से बनता है, और शायद ऐसे प्रश्न मैंने कभी देखे नहीं है। होता है कि विराम चिन्ह से सबसे आसान प्रश्न विराम चिन्ह से बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मेरिट नीचे लाने के लिए आरपीसी कर सकती है यहां से। मतलब समझ लीजिए, यहां से प्रश्न करने का मतलब है कि आप मेरिट में अप आ जाओगे, यदि पढ़ कर जाओगे तो। पढ़ना तो होगा,
लिखिए आप ये बिना कोर्स पूरा किए टेस्ट नहीं आने वाला आपके सामने। मतलब मैं नहीं ला सकता टेस्ट आपके सामने, ध्यान रखिएगा। जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद टेस्ट रूप में आपकी चीजें सामने आ जाएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। मैं ठीक है आधी अधूरी काम नहीं करता हूं कभी भी। काम होगा हमेशा पूरा होगा, परफेक्ट होगा, पूरा होगा। आप लिखने काम करिए। चलिए लिख लिया आपने, उम्मीद करता हूं। यहां से कैसे प्रश्न आते हैं, तीसरा देखिए आप, तीसरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है और वह है अर्ध विराम। अर्ध विराम, और अर्ध विराम कौन सा है? ऊपर बिंदी नीचे कॉमा। अधिकतर विद्यार्थियों को, हिंदी के अधिकतर शिक्षकों को इस विराम चिन्ह के प्रयोग की जानकारी तो नहीं होती है। अधिकतर बोल रहा मैं, अधिकांश नहीं बोल रहा, अधिकतर मतलब 50% ज्यादा शिक्षकों को जानकारी नहीं हो हिंदी वालों को कि अर्धविराम का प्रयोग करते कब है, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात बन जाती है, ध्यान रखिएगा। लिखिए आप, इसका प्रयोग कब करते हैं? एक कभी अच्छा, एक पीछे मैंने प्रश्न देखा था इसका, मुझे मतलब किसी परीक्षा में पूछा गया था कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से, देखिए पूर्ण विराम थोड़ा कम रुकना हो, अर्ध विराम से ज्यादा रुकने, मतलब अल्प विराम से ज्यादा रुकना, पूर्ण विराम से कम रुकना हो, तो हम ये कह सकते हैं इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब अल्प विराम, यह वाला अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो, और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम। इसका मतलब है अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की अवस्था कौन सी है? अर्थात अर्ध विराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम, के बीच की अवस्था है, इसका प्रयोग होता है। लिखिए आप,
देखिए पहली बात, समान, देखिए समान अधिकार, समान अधिकार वाले वाक्यों के बीच जैसे पहली बात यह कह रहा है कि समान अधिकार वाले वाक्यों के बीच किसका प्रयोग करते हैं आप? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, तुलनात्मक उपवाक्यों के बीच, तुलनात्मक उपवाक्यों के बीच किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले वाक्यों के बीच, वाक्यों के बीच, चाहे उपवाक्य हो चाहे समान अधिकार वाला वाक्य हो। इसका मतलब है ये वाक्यों के बीच में ही आता, ध्यान रखिएगा, वाक्यों के बीच में आ रहा है, वाक्य के बीच में आता है, पर वाक्यों के उपवाक्यों के बीच में आने वाला विराम चिन्ह कौन सा? ये वाला है। लगभग सारे ही आते हैं। नहीं, पूर्ण विराम कहाँ आया था? पूर्ण विराम तो बाद में आया था। कहाँ आया था? बाद में। अपूर्ण विराम का, अपूर्ण विराम कहाँ आया था? अपूर्ण विराम तो विषय की शुरुआत में आया था। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उदाहरण के तौर पर देखिए, जस्ट देखिएगा आप, आधुनिक भारत में देखिए, आधुनिक भारत में अहिंसा का संख गांधी जी ने ही फूंका, गांधी जी ने ही फूंका। अब ये बात इसने पूरी, देखिए पूरी बात आ चुकी है, मतलब वाक्य पूर्ण हो चुका, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या आधुनिक भारत में अहिंसा का संघ गांधी जी ने ही फूंका, ये बात देखिए पूरी बात है, बात स्पष्ट हो चुकी है। अब मान लीजिए आगे गांधी जी पर भी कोई वाक्य लिखना चाहते हो, ठीक है, वापस, तो आप अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हो। जैसे असहयोग का अस्त्र, असहयोग का अस्त्र, अस्त्र इन्होंने ही दिया, इन्होंने ही दिया। यह वाक्य पूरा है कि असहयोग का अस्त्र, ठीक है, इन्होंने दिया है, किन्होंने? गांधी ने। अब बात मान लीजिए वापस वाक्य में बात आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हो। फिर बात जाके तीन बात को एक साथ लिख सकते हो आप, तीन बात को एक साथ, चार को एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने ही देश को आजाद करवाया, ठीक है। और भी कोई लिखना चाहोगे, ठीक है, लिख सकते हो। अब इसका मतलब है गांधी ने, देखिए ये जो कार्य किया उन्होंने, ये सारे कार्य आ चुके हैं, बस समान अधिकार वाले होने चाहिए, ध्यान रखिए, समान प्रकृति वाले भी होने चाहिए, ध्यान रखिए यहां पर। अब मान ये लिखते हैं कि देखिए इनकी हत्या, ठीक है, और अब लिखो, अब वाक्य पूर्ण वाक्य बदल जाएगा, क्यों? समान अधिकार नहीं, वो अलग वाक्य हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। वहां पर एक और निर्भर हो जाएगा, नहीं दूसरा एक और आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार की भाषा में क्या करते हैं हम? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं।
लिखें आप। तो ये कौन सा वाक्य है? समान अधिकार वाला वाक्य है। तो लिख देना भाई यहां पर समान अधिकार, यानी समानाधिकार। समानाधिकार वाक्य, समानाधिकार वाक्य हो गया। लिख लिया आपने? तुलनात्मक वाक्यों में कैसे होता है? मतलब तुलनात्मक वाक्यों में कैसे? उपवाक्य लिखा देखिए यहां पर। उपवाक्य मतलब मिश्र वाक्य आने वाला। अब या तो ये, अब देखिए ये वाक्य कौन सा है, आपसे पूछा जाए कि ये वाक्य कौन सा, पहले ये बताओ। इसका मतलब है ये कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे निर्धारण नहीं कर सकते हम कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तब कौन सा वाक्य होगा। देखिए वाक्य पढ़ा हमने, वाक्य पढ़ा है, वाक्य के प्रकार पढ़े। तो वाक्य के प्रकार को कभी विराम चिन्ह रट में लेना, गलती से मत रट लेना विराम चिन्ह के प्रयोग से। ऐसा मैंने देखा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य रट लेते हैं, कभी नहीं रटना है, क्योंकि अर्धविराम का प्रयोग पूर्ण मतलब संयुक्त वाक्य में किया जा रहा है, और ये तुलनात्मक उपवाक्य, इसका मतलब मिश्र वाक्य हो गई, तो मिश्र वाक्य होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण देख लीजिए कि जैसे देश में हमारे लिखते, रुकिए, हमारे देश में जितना भौतिक विकास हुआ, भौतिक विकास हुआ। देखिए अब हम जानते हैं ये वाक्य निर्भर होगा दूसरे पर, एक वाक्य का दूसरे वाक्य निर्भर होना, ठीक ऐसी होती है, यह समझ बताएगा दूसरे के साथ में, ये जितना आ गया तो उतना आएगा। हमारे देश में जितना भौतिक विकास हुआ ठीक उतना ही नैतिक पतन भी हुआ। नैतिक पतन भी हुआ। अब देखिए इसे तुलना कर रखी है कि जितना भौतिक विकास हुआ है उतना उतना क्या हुआ है? नैतिक पतन हुआ। तो ये तुलना हो रही है यहां पर, तो आपको समझना होगा कि तुलना कैसे हो रही है। विराम चिन्ह को रट के जाओगे, इससे बढ़िया है कि चीजों को समझ कर जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि तुलना हो रही है तो अर्धविराम आएगा, और ये बिंदु मैं आपको यहां पढ़ा चुका हूं। समान अधिकार वाले, तुलनात्मक और विपरीत अर्थ देने वाले वाक्यों के मध्य। अब ये यहां पर कौन सा है? कौन सा है? ये तुलनात्मक उपवाक्य आए हैं, तुलनात्मक उपवाक्य के बीच हुआ है, ठीक है। लिखा आप इसे। ये कौन सा? विपरीत अर्थ देने वाला। जस्ट देखिएगा, जो मुझे गालियां देते हैं, ठीक है, मैं उन्हें भी अब प्यार देता हूं, ठीक है। विपरीत अर्थ में ध्यान रखिएगा, यहां पर अर्थ क्या आ रहा है? बिल्कुल विपरीत आ रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। विपरीतार्थ वाक्य है, विपरीत अर्थ वाले वाक्य हैं कि जो मुझे गालियां देते हैं मैं उन्हें भी अब क्या देता हूं? प्यार देता हूं। एक तो गाली देना और एक प्यार देना, दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। तो विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को यदि एक साथ लिखते हो
ठीक है, और कर्ता क्या है, वही है, इसका मतलब वाक्य तो वही है। सुखपाल जाकर जी शब्दों को ठीक से पढ़िएगा, दोष दे रहे हैं मुझे। शूर्पणखा ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, शूर्पणखा ऐसे लिखते हैं, सुर्प धन नखा। व्यंजन संधि में पढ़ा चुका हूं और सब संधि में पढ़ा चुका हूं, और आप कह रहे कि मैंने ये पढ़ा रखा हूं, छोटा असंभव चीज है। अपने डायरी में सुधार करिए। कई बार क्या होता है कि आप लिखते समय चीजों को ध्यान नहीं देते हो और गलती ठोक देते हो टीचर पर, आप सुधार कर लीजिए। लिख लिया आपने, और अब नोट लिखिएगा आप। नोट लिखिएगा, पहली बात ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं उदाहरण वाले वाक्य आते हैं। कौन होते हैं? उदाहरण वाले, मतलब हम कह सकते हैं उदाहरण सूचक शब्दों। रुको रुको रुको, ये बात आपको और पढ़ देता हूं आगे। नोट क्यों लिखते हैं? 6 तरीके पढ़ देता हूं, ठीक है। 3 तो ऊपर हो गए थे, 3 से लेते हैं। एक है कि उदाहरण सूचक शब्दों के ठीक पहले अब ये उदाहरण सूचक शब्द कौन से हैं ये देखना आप। जैसे देखिए, एक तो आपका यही है, कौन सा? जैसे। देखिए, जैसे के ठीक पहले, जैसे के ठीक पहले। दूसरा, यथा के ठीक पहले। ये ध्यान रखना, जैसे और यथा के ठीक पहले कैसे हो रहा है। यहां देखिए, मैंने ये लिखा है, देखिए जैसे लिखा है, जहां भी देखिए मैंने जैसे लिखा है, आपको पता होना चाहिए जैसे से ठीक पहले कौन सा आ रहा है? अर्धविराम आ रहा है। तो ये उदाहरण सूचक है। देखिए, समान अधिकार है वाक्यों के बीच, इसका मतलब मैंने जैसे लिखा, मतलब नीचे उदाहरण आएगा। तो उदाहरण सूचक शब्द है जैसे, यथा, ये 2 आते हैं। इनके ठीक पहले कौन सा आता है? अर्धविराम आता है। और इनके बाद कौन सा आता है? निर्देशक आता है। तो अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मैंने इतनी सारी व्याकरण पढ़ाई है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा। तो यहां पर ये आपको मिल चुका है। जैसे तो आप प्रयोग करते हैं, हम पूरी व्याकरण हमने किया ही है, पर एक ध्यान रखना, यथा भी आता है, जैसे के स्थान पर यथा भी आ सकता है, ठीक है। कुछ यथा का प्रयोग करते हैं, कुछ जैसे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उदाहरण लिखने का जमाना भी गया, जो उदाहरण सब लिखते हैं वो गया। एक और है, जैसे मिश्र वाक्यों में नहीं, संयुक्त वाक्यों में विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न होती है, विपरीत अर्थ वाले करते हैं, तो विरोधाभास मतलब विरोधाभास उत्पन्न करने वाले विरोधाभास सूचक शब्दों के ठीक मतलब पहले भी। दूसरी बात देखिए, विरोधाभास रुको रुको रुको, विरोध सूचक कर दीजिए आप। विरोध सूचक शब्दों के ठीक पहले, जैसे देखिए, अब ये विरोध सूचक शब्द कौन से हैं? जैसे आपने कभी प्रयोग नहीं किया तो अब कर लेना। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान रखिएगा, आपके लिए आ जाए लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, मगर, पर,
जबकि वरन अपितु, इन शब्दों के ठीक पहले, इन शब्दों के ठीक पहले किसका प्रयोग करोगे आप? बताइए। अर्धविराम का प्रयोग करोगे। लेकिन से पहले, अब मैं उदाहरण नहीं लिखाने वाला, ध्यान रखिए, खूब उदाहरण लिखा है आपको, कहीं गलती नहीं कर रही, ध्यान रखना। मैंने पूरी डायरी में, ये पीडीएफ आपके सामने पड़ी है, उठा के देख लेना बोलिए आप। लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, मगर, पर, जबकि, वरन, अपितु, ये विरोध सूचक समुच्चय बोधक के रूप में आते हैं। वही आते हैं। तो इनके साथ किसका करोगे आप? मतलब ये विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, और विरोधाभास में थोड़ा सा रुकना पड़ता हमें। पूर्ण विराम के जितना नहीं रुकते हैं, तो अल्प विराम के जितना भी नहीं रुकते हम, दोनों के बीच में, मतलब थोड़ा ज्यादा अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है, क्योंकि बात विरोधाभास की हो रही है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप आपको एक बात बताना चाहता हूं, अखबार में कहीं पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अखबार में मान लीजिए कोई समाचार आ गया, ठीक है, जैसे पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, या उसके बारे में कोई न्यूज लिख रही है, मीडिया न्यूज लिख रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अखबार में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहते हैं अखबार में चीजें लगभग इसका प्रयोग करते ही नहीं है। आप ढूंढ लेना, कभी आप मिल जाए तो। आपको पढ़ते हो अखबार रात दिन, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि करते नहीं करते हैं, क्योंकि वो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता कभी मीडिया। ठीक है, मीडिया स्पष्टता के साथ बात रखता अपनी, तो उसमें इन चीजों का प्रयोग करते हैं कि एसपी ने बताया, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं यार। अधिकतर लोगों को मेरे मंच से ये शब्द ज्यादातर सुनते हुए मिला है। ठीक है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को मैंने ये शब्द बीच बीच में, लेकिन ऐसा, इसका मतलब है आप अच्छे वक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विरोधाभास का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार आप बोल रहे हैं, साथ विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब इसलिए कहते हैं कि अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर लिख लीजिए। तो आप जब भी आप कभी कोई मतलब आज के बाद बोलो, तो इस चीजों का प्रयोग जरूर करना, मत नहीं करना इसको, लेकिन, किंतु, परंतु मत बोलिए आप। हाँ, एक अंतिम और है, जहां अल्प विराम के, अल्प विराम कौन सा, कॉमा, अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति की संभावना हो, भ्रांति की संभावना हो। जैसे आप केवल अल्प विराम का प्रयोग करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, भ्रांति की संभावना हो जाएगी, उसमें कर सकते हो। जैसे देखिए, कई बार ऐसे सुनते हैं आप, जो चाहे वह करो, बस मुझे तंग ना करो। देखिए, जो चाहे वह करो, बस मुझे तंग ना करो। अब मान लीजिए एक विराम चिन्ह देखिए यहां पर आ गया कि जो चाहे यहां पर आ चुका है, फिर वह करो, फिर वापस आप अल्प विराम लेकर आते, फिर बस के साथ और लेकर आते, मुझे तंग ना करो, तो गड़बड़ हो जाती, भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी कि ज्यादा कहां रुकना आपको। तो जो चाहे वह करो, बस मुझे तंग ना करो। तब क्या आता है, अर्धविराम आता कब, ये हो गया आपका अर्धविराम पूरा। ये क्या हो गया, अर्धविराम पूरा। एक बार देख लीजिए, समान अधिकार वाले वाक्यों के बीच, तुलनात्मक वाक्यों के बीच, विपरीत अर्थ देने वाले वाक्यों के बीच,
और उदाहरण सूचक शब्दों की ठीक पहले, विरोध सूचक शब्दों के ठीक पहले, और जहां अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति की संभावना हो वहां पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? बताइए। वहां पर आप अर्धविराम का प्रयोग करोगे। ध्यान रखना, यह सीधा प्रश्न बन सकता है यहां से कि जहां अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति की संभावना हो वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। लिखिए, आप लिख लिया तो अगला लिखिए योजक चिन्ह। कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है भाई? मुझे जानकारी नहीं है, अब पढ़ दे रहे हैं आप। हाँ, तीसरा ही होगा। पहला पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम और अर्धविराम। अब लिखिएगा चौथा। देखिए, एक विराम अब मैं आपके अनुसार नहीं पढ़ूंगा, आपकी सुविधा के अनुसार। अल्प विराम फिलहाल छुड़ाऊंगा, वो सबसे अंत, अल्प विराम को सबसे अंत में पढ़ेंगे हम, ठीक है? जब सारी बातें पढ़ लेंगे उसके बाद में आएंगे अल्प विराम के। यहां यदि मैं अल्प विराम लेता हूं तो थोपने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैं देखिए मैं हमेशा वही चीज पढ़ाता हूं पहले जो पहले ठीक से ग्रहण कर लेनी चाहिए हमें, और जो कोई गलती करता ही नहीं है उसको तो हम बाद में पढ़ाएंगे, उसको कब पढ़ेंगे? बाद में। अब लिखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा है? ये डैश है। योजक चिन्ह क्या आती है? ये डैश आती है। इस योजक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? देखिए, इसके एक दो नाम और मिलते हैं योजक चिन्ह के हमें, जैसे इसे समास चिन्ह, समास चिन्ह और विभाजक चिन्ह, समास चिन्ह और विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, चिन्ह भी कहा जाता है। इसे क्या करते हैं? इसे कहते हैं हम समास चिन्ह और विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निश्चित सामान्य स्थिति में किया जाता है, और कब किया जाता है देख लीजिए आप एक बार। 1, 2 और 3, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। पुनरावृत्ति वाले योजक चिन्ह है, पुनरावृत्ति वाले शब्दों के बीच, पुनरावृत्ति वाले शब्दों के बीच किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सामासिक शब्दों के बीच। अब सामासिक शब्दों के बीच अब किस समास में करेंगे यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। कुछ जगह लिखा होता है केवल द्वंद्व समास के शब्दों के बीच क्या करते हैं भाई? द्वंद्व समास के पदों के बीच किसका प्रयोग करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। यह बात तो गलत है। आप अविभाज्य समास में भी कर सकते हो, जैसे पुनरावृत्ति वाला शब्द किस में आता है? अविभाज्य समास में आता है, यहां भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। कर्मधारय समास में भी कर सकते हो, तत्पुरुष समास में भी करते हैं, और यहां तक कि द्विगु समास में भी देखने को मिलता है। ये मैंने आपको लिखा रखे हैं, उदाहरण लिखा रखे हैं, आप ठीक से देखिएगा डायरी। और सारूप्य सूचक शब्दों के अंत में नहीं, उनके ठीक पहले सारूप्य सूचक शब्दों के ठीक पहले। देखिए, कहीं बाद में आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है, कहीं पहले आ रहा है। इस भाषा को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक पहले, जैसे
अब ये सारूप्य सूचक शब्द क्या कौन सा है? समान रूप बताने वाले शब्द, इनका प्रयोग भी हमने पढ़ा था, याद करिए आप। उदाहरण के तौर पर देखिए, कहां पढ़ा था भाई, कोई बता सकता है क्या कि पढ़ा था? मैं तो बोल रहा हूं कि सारूप्य सूचक शब्दों का प्रयोग भी पढ़ा था। ये सारूप्य सूचक शब्द होते कौन से, ये मैंने आपको बताया था, शायद आपको पता होना चाहिए। मैंने जब विशेषण पढ़ाया था उस समय पढ़ाई थी बात, जब विशेषण पढ़ा था सारूप्य सूचक विशेषण, नहीं सारूप्य वाचक विशेषण, उसमें पढ़ाई थी मैंने बात, आपको देख लीजिए आप, सारूप्य वाचक विशेषण उसमें मिल जाएगा आपको। ये पुनरावर्ती वाले कैसे? घर, घर, बार, बार, पहले, पहल, हो गया। और ले सकते हो सामासिक शब्द कैसे? ये देखिए आप, माता, पिता, सारूप्य सूचक ये देखिए आप, जैसे सब देखिएगा, सा, से, सी, ये कौन सा है? अलग लिखा देता हूं, सा, से, सी, इन्हें कहते हैं सारूप्य सूचक शब्द कहते हैं हम। जैसे मोहन सा, राम सा, मुझ सा, ये बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मुझ सा पापी, मैंने लिखाया था, तो मुझ सा लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे, मुझ सा। अब पूरा साथ में ही लेकर आओगे आप, यहां तक भी यदि आपको लिखना हो कौन सा, ठीक है, कौन सा व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा कौन सा के ठीक पहले किसका आता है? नहीं बोलते हैं कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। तो जब कौन सा लिखते हो, तो जब सा से कौन सा लिखते हो तो सा के पहले क्या आएगा? ठीक पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करते, ध्यान रखिएगा। और हम करते नहीं है तो गलती है, इसलिए विराम चिन्ह ऐसे में दे रखे हैं आपको। इसके बाद देखिए ये वाले, जैसा, जैसे, जैसी, जैसे देखिए ये मैंने सब लिखा था आपको पहले, वही बात बता देता हूं, लक्ष्मण जैसा भाई, लिखा हमने, तो लक्ष्मण जैसा, तो लक्ष्मण और जैसे के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। तो हम ये कहते हैं कि सारूप्य सूचक शब्दों के ठीक पहले, सारूप्य सूचक शब्दों या सूचक चिन्हों के भी पहले इन सात से कुछ चिन्ह के रूप में चलते हैं, प्रत्यय के रूप में भी ये पढ़े जाते हैं। लिखिए आप, लिख लिया आपने? ठीक है, और लिखिए, इतना ही है।
अरे एक विद्यार्थी कह रहा है कि विभाजक क्यों कहते हैं, इधर देख लीजिए आप। लाभ हानि में क्या करोगे फिर, जोड़ने काम करते हो जैसे, या लोगों ने काम करता है वैसे ही। लाभ हानि में वैकल्पिक बोलते हैं इसको, वैकल्पिक द्वंद्व समास, विकल्प है आपके पास में, विभाजक का काम करता ही है। अपना दिमाग में लगाओ, ठीक है, अपने जितना पढ़ाया जा रहा उतना पढ़ लो। आपके पास समय नहीं दिमाग लगाने के लिए, दिमाग लगाना थानेदार बनने के बाद में कि सर ने मुझे सही बताया नहीं पढ़ाया था। ठीक है, देखिए निर्देश चिन्ह लिखिए आप, लिखिए निर्देशक चिन्ह। अब आपके पास वक्त नहीं है दिमाग लगाने का। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक कौन सा है, यह है योजु का ठीक दुगुना, योजु का ठीक दुगुना है। और आप सुधार कर लेना, देखिए आप सुधार कर लेना कि निर्देशक के चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा गलत आप ही लोग करते हैं। इसे रेखिका चिन्ह भी कहा जाता है, रेखिका चिन्ह भी कहा जाता है। देखिए रेखांकन अलग है, ध्यान रखिएगा, रेखांकन मैंने अलग लिखा था। रेखांकन का मतलब नीचे रेखा खींचते तब आता है, और यह रेखिका चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग कब करते हैं, थोड़ा इसका प्रयोग थोड़ा जटिल है, ध्यान रखिएगा भाई, थोड़ा विशेष भी है और जटिल भी है। पहली बात देखिए, किसी वाक्य के बीच, किसी वाक्य के बीच में कोई वाक्य आने पर, किसी वाक्य के बीच में कोई अन्य वाक्य आने पर, जैसे नीचे लिखूंगा अभी, किसी वाक्य नहीं, किसी वाक्य के बीच में कोई अन्य वाक्य आ जाता है, तब इसे करते हैं हम निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं, निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा, किसी लेखक के, किसी लेखक के कथन के ठीक बाद, किसी लेखक के कथन के ठीक बाद उस लेखक के नाम के ठीक पहले नाम के ठीक पहले, जैसे नाम के ठीक पहले किसका करते हैं हम, निर्देशक का प्रयोग करते हैं। एक शायद आपको पता होना चाहिए, ये कर ही रहे हम, ये देखिए ये हर जगह कर ही रहे हैं। उदाहरण, उदाहरण सूचक शब्दों के ठीक बाद, जैसे अब देखिए आपको लिखना हो उदाहरण सूचक शब्द कौन से हैं, शायद आपको पता होना चाहिए। जैसे है एक, तो जैसे के ठीक बाद में, और दूसरा यथा के ठीक बाद में, जैसे और यथा के ठीक बाद में प्रयोग कर रहे हैं आप। तो ये कौन से हैं, ये निर्देशक चिन्ह है इन दो शब्दों के बाद में, और सबसे ज्यादा यही तो आ रहे हैं। देखिए यहां भी आया हुआ है, यहां भी आया हुआ है, यहां भी आया है।
तो इसका मतलब है उदाहरण सूचक जो चिन्ह जो शब्द आते हैं इनके ठीक पहले कौन सा आता है, अर्धविराम आता है, और ठीक बाद में कौन सा आता है, निर्देशक आता है। ये लिखा किसी लेखक के कथन के ठीक बाद उस लेखक के नाम के ठीक पहले। हाँ, लेखक का मतलब कोई वक्ता भी हो सकता है, लेखक का मतलब वक्ता बोलने वाला, ठीक है, इसे वाचक भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, देखिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तुम लिख दिया, चलिए कथन, ठीक है। अब आगे किसका प्रयोग करोगे, अब आगे जिस चिन्ह का प्रयोग करोगे वह कौन सा आएगा, वो आएगा, देखिए मैं लिखा देता हूं यहां पर, आजादी दूंगा। इससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगी क्या लिखते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहां लिखना था ये, ठीक है, पर मेरे पास नहीं है तो मैं यहां लिखूंगा, क्या करूंगा, यहां करूंगा और यहां लिख दूंगा सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से यदि आपको बताना हो, वैसे एक पूरी पंक्ति में लिखते हो तो ये यहां पर आएगा, सुभाष चंद्र बोस यहां लिखा आएगा, ठीक है, इसके ठीक बाद में, ठीक बाद में। अधिकतर आपने कुछ पुस्तकें देखी होती है तो कुछ पुस्तकों में समर्पण लिखा होता है, ठीक है, समर्पण के ठीक नीचे क्या लिखा होता है, वहां पर ये बात लिखी होती है, लेखक कहता है ये समर्पण है, और नीचे लेखक खुद का नाम लिखता है और डैश लगा देता है, मतलब ये उस खुद का लेखक कथन है जिसके बारे में ये चीज लिखी जाती है। जैसे कामता प्रसाद जी की पुस्तक है, उसमें देखिएगा आप, कामता प्रसाद जी पुस्तक है, आप उनकी भूमिका पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, अर्पित है गोविंद तुम्ही को वस्तु तुम्हारी, और आगे लिखा होता है, ठीक है, ये चीज देख लीजिए आप एक बार। ये क्या है, किसी वाक्य के बीच में कोई अन्य वाक्य आने पर इसका प्रयोग सही आपको पता होने, मैंने सबसे ज्यादा आपको करवाया था जब भी किसी विषय का अर्थ लिखाया था, ठीक है, उस समय सबसे ज्यादा मैंने करवाया था, ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने करवाया था आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मतलब किसको लेते हैं हम, मान लीजिए सर्वनाम शब्द लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम लेते हैं निपात शब्द लेते हैं, ठीक है, निधन पतधन अ, ये लिखा था हमने। निपात शब्द का, देखिए निपात शब्द का नहीं, निपात शब्द संस्कृत की, ऐसे लिखा, निपात शब्द संस्कृत की, ठीक है, पत धातु के साथ, संस्कृत की पत धातु, जैसे ही मैंने लिखा पत धातु, आगे मैंने चिन्ह लगाया था, फिर लिखा जिसे संस्कृत में ये कहते हैं, फिर आगे लिखा के साथ ई जुड़ने से, लिखा रहेगा इस तरह से। जो एक वाक्य लिखा लिखे बीच में कोई वाक्य लिखना हो तब क्या करते हैं, उस वाक्य के दोनों तरफ करते, ध्यान रखिएगा। किसी वाक्य के बीच में कोई अन्य वाक्य आने पर उस अन्य वाक्य के दोनों तरफ, एक मिनट, आने पर उस अन्य वाक्य के दोनों तरफ, उस अन्य वाक्य के दोनों तरफ, अब वो वाक्य भी हो सकता है, वो शब्द भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, वाक्य भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, वाक्य के दोनों तरफ। जैसे निपात शब्द संस्कृत की पत धातु के साथ अप्रत्यय, ये लिखा मैंने,
जिसे संस्कृत में कहते हैं के साथ नी उपसर्ग जुड़ने से बना है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं कि निपात संस्कृत की पद धातु के साथ अप्रत्यय और मतलब बीच में अब क्या लिखोगे, जिस संस्कृत में घ प्रत्यय कहते हैं, इस प्रकार लिखोगे तो यह चीज आएगी। अब तो यहां पर जो भी आप वाक्य लिखोगे, इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, बीच में कोई वाक्य आता है समझते हैं। और ये मैं लिखा चूं खूब, इसलिए मैं लिखाता हूं कि जहां भी जितने भी मैंने आपको अर्थ लिखे हैं, ठीक है, शब्दों के जितने भी जैसे संज्ञा पढ़े, कुछ भी पढ़े, मैंने अर्थ लिखे हैं। अर्थ के दोनों तरफ जब भी नहीं अर्थ लिखा है, बीच में जब भी वाक्य या दोनों तरफ लगवाए हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग करवा रहा है इसका। तो चिंता की बात नहीं है, मुझे नहीं पढ़ू तो भी चलेगा, बता दिया आपको, देख लेना जाकर के। ठीक है, अब जाकर के देख लेना, आपको मिलेगा आपको। ये सामासिक है। लिख दिया आपने, एक नोट लिखिएगा यहां पर। किसी शब्द की व्याख्या करने, किस शब्द की व्याख्या करने तथा निम्नलिखित निम्नांकित शब्दों युक्त वाक्यों के ठीक बाद प्राय निर्देशक चिन्ह या अपूर्ण विराम निर्देश चिन्ह या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब दोनों देख लीजिए आप, जो आपकी मर्जी हो। जैसे देखिए, संज्ञा के निम्नलिखित 3 उपभेद हैं। एक स्थिति होती है, दूसरी संज्ञा के
निम्नलिखित तीन उपभेद हैं। अब दोनों बात लिखी, देखिए एक ही चीज को दो प्रकार क्यों लिखा है, दो बार क्यों, मतलब दोबारा क्यों लिखा हमने। ऊपर लिखा है इसने कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या करते हैं अपूर्ण विराम का, ठीक है। तो मैं यहां पर या तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं निर्देशक का, या फिर मैं कर सकता हूं अपूर्ण विराम का प्रयोग कर सकता हूं, अपूर्ण विराम का प्रयोग कर सकता हूं। और मैं ये लिख सकता हूं, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। मैं यहां भी ये चीज लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी बात जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा, ये बिल्कुल मैं ये बात लिख सकता हूं। तो यहां पर दोनों में से जो आपकी मर्जी है उस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित और निम्नांकित आ जाता है। आप यहां पर निम्नांकित भी कर सकते हो। निम्नांकित तीन भेद है, निम्नलिखित को आप निम्नांकित कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। निम्नांकित, ठीक है। तो दोनों शब्द भी आ गए। तो जब भी आपके निम्नलिखित और निम्नांकित आता है तो पूर्ण विराम नहीं लगा सकते वहां पर आप, क्या नहीं, पूर्ण विराम नहीं लिख सकते किसी स्थिति में। भले निम्नलिखित के बाद पूरा वाक्य आ जाए, क्यों निम्नलिखित नीचे लिखा गया, लिखा नहीं है, तो उससे पहले नहीं कर सकते आप। किस शब्द की व्याख्या करने में, वह कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया संज्ञा, ठीक है, आ गया। तो मैं यहां पर ये चीज भी लगा सकता हूं, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं, संज्ञा लिख दिया, फिर मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। अब मैं जिसको चाहूं उसका प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द। आगे मैं लोप चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं। अब देखिए ये लोप चिन्ह का प्रयोग ऐसा होता है, कोई बात पूरी नहीं लिखते हो, वापस छोड़ देते हो। और यहां पर भी ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे विकारी शब्द, ठीक है। तो आप किसी विषय की परिभाषा लिखते हो, उससे पहले निर्देशक और अपूर्ण में से किसी का प्रयोग कर सकते हो, जिसका की मर्जी है, अब उसका प्रयोग करिए। तो लिखने गति बढ़ाइए, लिख लिया। अगला लिखिए विवरण चिन्ह, कौन सा है, विवरण चिन्ह है, और वह आपका छठा विवरण चिन्ह। मतलब हम ज्यादा विस्तृत वाले पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, कल आधे घंटे पूरे हो जाएंगे ये विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग कब करते हैं, वही है, इसका प्रयोग हमने पीछे पढ़ चुके हैं। इसका प्रयोग अद्वितीय करते हैं, अपूर्ण और निर्देशक के स्थान पर करते हैं इसका प्रयोग, या इसके स्थान, अच्छा कौन सा है, ये है, ये कौन सा है, निर्देशक है, नहीं विवरण है ये तो है अपूर्ण, और ये कौन सा निर्देशक। तो इसका मतलब है
विवरण चिन्ह किससे बना है? देखिए, यह चिन्ह, यह चिन्ह अपूर्ण विराम, यह चिन्ह अपूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, अपूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह का संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप है। इसका प्रयोग, रुको, संयुक्त रूप है, इसलिए आजकल इस चिन्ह का प्रयोग प्रचलन में कम है। प्रचलन में कम है। प्रचलन में कम है। इसके स्थान पर अपूर्ण विराम या निर्देशक का ही प्रयोग किया जाता है। फिर भी यदि आप इसका प्रयोग लिखना चाहते हो तो कहां किया जाता है वो भी लिख लेते हैं। प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी विषय या विषय की परिभाषा, नहीं, किसी विषय का अर्थ, परिभाषा, प्रयोग, भेद, उपभेद, और टिप्पणी आदि प्रस्तुत करने में इन शब्दों के ठीक बाद किया जाता है। कोई भी आप लिखते हो परिभाषा, तो परिभाषा के बाद आप प्रयोग करते हैं शब्द का। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं हम। लिख लीजिए भाई, तो ये आपका विवरण चिन्ह हो गया है। तो इससे तो न पढ़े तो भी चलता है,
इसमें इतनी ही बात पढ़नी है कि इसके विकल्प में हम अपूर्ण और ठीक है निर्देशक का मिश्रित या संयुक्त रूप बना रखे। इसको पहले अपूर्ण का प्रयोग करते हैं और फिर निर्देशक का प्रयोग करते हैं, तो इसका विराम चिन्ह का प्रयोग तो बिल्कुल कम हो गया है। ये आपके बस की बात नहीं है, आपको तो मैं केवल विराम चिन्ह इतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आप झेल सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए अब इसलिए के बाद मैंने यहां पर कोमा लगाया है, ये बातें मैं थोड़ी पढ़ा सकता। मैं आपको बहुत सारी बातें होती है कि कब कौन सी बात लिखी जाती है, कब क्या बात शुरू की जाती है, क्योंकि ये बात उस पर निर्भर नहीं, ये इसलिए है अब देखिए ढंग से वो इस पर निर्भर नहीं हो रही है, उसके बारे में मैंने कोई इस तरह से बात नहीं बताई है। ये इस बात का परिणाम नहीं, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसलिए का प्रयोग कब करते हैं हम, जब ठीक है अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं इसलिए के बीच में, जब वो उसका परिणाम हो तब, ठीक है। जैसे उसने बहुत अधिक पढ़ाई की इसलिए वो सफल है, तब आता है अब इसलिए के बीच में कौन सा आता है, अर्धविराम आता है। यहां पर मतलब एक कार्य का परिणाम होता है दूसरा, तब यदि इसलिए आता हो तब वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं हम इस तरह से प्रयोग नहीं करते अर्धविराम, ध्यान रखिएगा। तो अर्धविराम में मैंने केवल वही बात पढ़ी आपको जो आप झेल सकते हो, वो अर्धविराम कोई पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा इतना पर्याप्त है, इतना पढ़ कर जाओगे सफिशिएंट है। बाकी तो हम जैसे लिखते हैं उस समय पता चलता है, ध्यान रखिएगा। मुझे भी कम से कम 5, 6, 7, 8, 9 साल लगे, तब जाकर के व्यवहार में आए थे ये कि हाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ठीक से अब, ठीक है। फिर भी सोचता हूं कभी कभी रुकावट हो जाती है कि इस कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये स्थिति आज भी रहती है। पर हाँ अब आपके लेवल पर नहीं है, आपसे सामान्य व्याकरण पूछ जाएगी, विद्वान नहीं है आप हिंदी के, आपको विद्वान नहीं बनना है। तो हर जगह इस तरह से मत करिए कि किसका क्या किया जाए, किसका क्या जाएगा। आपको इतना ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का सही सदुपयोग करिए। आपके पास समय बहुत कम बचा है, आपके पास में परीक्षा में बहुत कम समय है, तो यहां पर छोड़ दीजिए। आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको भूल जाइए, आप उतना पढ़ लीजिए, बहुत है, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें लाइफ में, ठीक है। किसी प्रकार चिंता ना करें। चिंता यदि कोई है आपके जीवन में तो आपका मोबाइल है, ठीक है, उसमें सब कुछ हटा दीजिए। आप एग्जाम तक सब कुछ हटा दीजिए, आप सब चिंता मुक्त हो जाएंगे। आप, मेरा वादा आपसे, सबको कॉन्टेक्ट नंबर तक हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप आपके लिए केवल नेट चाहिए और उत्कर्ष का ऐप चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। यही आपकी जिंदगी बना लीजिए, अगले एग्जाम तक, आप परीक्षा तक जिंदगी बना लीजिए। मैं कहता हूं उसके बाद में आप कहो ना कि आपके फॉलोअर्स बढ़ते नहीं, आप ये नहीं करते हैं, ऐसे की सीट प्राप्त कर लेना, एक दिन में जितने आपके हैं अभी उससे दुगुना आ जाएंगे आपके, ठीक है फॉलोअर्स। यार आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस भर्ती की तरफ जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो छोड़ दीजिए आप इन चीजों का, ठीक है। अपने आप को वहां पर डिक्टेट कर दीजिए सब में आप, और मस्त हो जाइए और केवल पढ़ते रहे। काम की चीज आपके लिए केवल एक है और वह है आपका उत्कर्ष का ऐप। हम भी हमारे जीवन में पढ़ाते हैं, हमारे पास भी कॉल आते हैं कि नहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपको पढ़ाना, तो आपका महत्वपूर्ण है पढ़ना। और अभी आपके पास कोई समय नहीं है, घर परिवार सब कुछ एक बार क्या कर दीजिए, उन्हें उनके हवाले कर दीजिए। आप पढ़िए, 2 महीने बाद में सब कुछ आपका होगा, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद, आज लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।